आज का पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसी भी चार्ज के अराउंड जो स्पेस है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। कौन सा स्पेस? वो स्पेस जहाँ पे हम कोई अनदर चार्ज लेके आते हैं तो दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू फर्स्ट चार्ज की वजह से। वो उसके अराउंड जो स्पेस जिसके अंदर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। यानी जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा सेकंड वाले चार्ज के ऊपर ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सेकंड चार्ज के नेचर पे कि अगर बहुत सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? स्ट्रेंथ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ताकत है कि कितना स्ट्रॉन्ग हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, देन इसको वेक्टर कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कि अगर किसी भी एक पॉइंट की, ये हमारे पास एक चार्ज गिवन है जिसके अराउंड इतना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने शो कर रखा है, एरिया कवर कर रखा है, और किसी भी एक पॉइंट पे मान लो मुझे इस एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैं एक यूनिट चार्ज प्लेस करूंगा और वो यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं कैपिटल ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। कैपिटल ई वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स का जो यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और क्यू नोट है वो यूनिट चार्ज है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, एफ क्या है? फोर्स है, फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, और क्यू नोट क्या है? यूनिट चार्ज है, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। यानी इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहले हम उसका डिस्कस किए, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। अब इसके बाद हमें अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है तो डायमेंशन फॉर्मूला हमने 11th क्लास में देखा है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास है m1 l1 t - 2। और अगर हम चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला होता है करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यानी चार्ज इक्वल टू आ जाएगा करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला है एम्पियर यानी a1, और टाइम का भी होगा t1। सिमिलर फोर्स का फॉर्मूला में पता ही है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा m1 l1 t - 2 अपॉन, और चार्ज का है a1 t1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t - 3 a - 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि अगर किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये जो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास एक आया है बेसिक फॉर्मूला, जो आपको ध्यान रखना है, जनरली ये न्यूमेरिकल्स में यूज आता है। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, देन एफ इक्वल टू E इंटू क्यू नोट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज हमारे पास एक चार्ज है क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू जो ओरिजिन के ऊपर, और इससे
आर नोट डिस्टेंस पे, यानी पोजीशन वेक्टर हमारे पास है आर नोट डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है जहां हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है क्यू की। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ एक यूनिट चार्ज क्यू नोट। तो क्यू नोट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है क्यू चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे देखो, सपोज इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी फोर्स है वो कैपिटल एफ है, और कैपिटल एफ फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कूलॉम लॉ से हमने फाइंड किया था कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर, देन एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 की जगह पे है कैपिटल Q एंड Q2 की जगह पे है Q नोट अपॉन आर नोट स्क्वायर। और अगर यह फोर्स हम वेक्टर में शो कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन भी शो करेंगे आर नोट क्या है, ये हो गया फोर्स। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स हमारे पास है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नोट अपॉन आर नोट स्क्वायर, आर नोट के अपॉन क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो गया, यानी ई वेक्टर इक्वल टू हमारे पास आया के कैपिटल क्यू अपॉन आर नोट स्क्वायर इनटू आर नोट के। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है गिवन है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कि हमें किसी भी एक इलेक्ट्रॉन है उस, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और आपको फाइंड करना है फोर्स। देखो इसमें आप फोर्स फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला था पीछे A इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नोट। यहाँ से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज में लेंगे यहाँ पे हम कि फोर्स इक्वल टू हो जाएगा क्यू नोट इंटू ई। तो फोर्स फाइंड कर लेंगे F इक्वल टू क्यू नोट, चार्ज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है 5 × 10⁴। तो यहाँ पे फोर्स देखो, फोर्स F आ जाएगा, पहले 10⁴ देख लेते हैं। 10⁴ कितनी हो गई यहाँ पे 10⁻⁻19 एंड 4 यानी 10⁻15 -15 एंड ये हो गया 8, तो 8 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया फोर्स का। तो सिंपल है, कूलॉम लॉ आपने यूज किया है, हमें कूलॉम लॉ की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया है, और इसी के बेसिस पे हमने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखा है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कि अगर हमने अभी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है किसी भी चार्ज के अराउंड, तो क्या रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, चार्ज में से ऐसा क्या निकल रहा है, फिर क्या इंटर कर रहा है, क्या एग्जिट हो रहा है, क्या इंटर हो रहा है, जिसकी वजह से इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या। इट इज ए स्ट्रेट और कर्व, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्ट्रेट हो, कर्व्ड भी हो सकती है। इट इज ए स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी है क्योंकि विजिबल नहीं है, हम इसे सिर्फ सेकंड अनदर चार्ज को वहां लेके फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं फोर्स की वजह से कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है। वैसे इमेजिनरी लाइन in a region such that the tangent at any point on the field line gives the direction of the electric field at that point in the region। यानी जो इमेजिनरी जो लाइन है, जो स्ट्रेट है या फिर कर्व्ड है, जैसी भी है, उसके ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लाइन बनाता हूँ किसी भी एक पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट लाइन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे अगर डायरेक्शन देखनी है तो सिंपल सा एक टेंजेंट लाइन बनाओगे और वो टेंजेंट लाइन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरली पूछ लेते हैं एक नंबर में इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी
फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव को जाती है, यानी पॉजिटिव फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। सेकंड है कि किसी भी चार्ज बॉडी के इनसाइड में, किसी भी चार्ज बॉडी के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है। एंड थर्ड है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की किसी एक पॉइंट पे उसका जो टेंजेंट है वो उसकी डायरेक्शन शो करता है, यानी फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पे उसकी जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन शो करता है। फोर्थ है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसका पीछे रीजन देखो, कई बार रीजन पूछ लेते हैं कि सपोज हमारे पास टू इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे अगर मैं टेंजेंट लाइन बनाऊं तो टू टेंजेंट लाइन बनेगी, 1 और 2, यानी सिंपल सा इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं डायरेक्शन देखूं, क्योंकि टेंजेंट लाइन किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन आपके पास ये आ रही है और दूसरी डायरेक्शन ये आ रही है, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे टू डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर का नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा किसी भी चार्ज सरफेस के नॉर्मली एग्जिट होती है, यानी नॉर्मली आउट होती है और नॉर्मली ही इन होती है। अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो सरफेस के नॉर्मली निकलेगी, यानी 90 डिग्री पे निकलेगी, हमेशा नॉर्मली निकलेगी 90 डिग्री पे। और अगर सेम नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसके अंदर अगर इंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो वो भी नॉर्मली इंटर करेगी, 90 डिग्री पे ही इंटर करेगी। नेक्स्ट है अपने पास कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो डाइलेक्ट्रिक से पास हो सकती है। अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उनके आप पाथ के अंदर बीच के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो डाइलेक्ट्रिक को वो क्रॉस कर देगी। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगर बीच में आप मेटल रखते हो तो मेटल कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक सिस्टम है टू चार्जेज का, टू चार्जेज का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्जेस है और दोनों सेपरेट है स्मॉल डिस्टेंस पे, यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज ए सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस एंड सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यानी हमारे पास में एक क्यू चार्ज ले रहा हूँ और सेकंड सिमिलर सेम मैग्नीट्यूड का सेकंड चार्ज है, फर्स्ट नेगेटिव चार्ज है सेकंड पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं दे रहा हूँ 2a, ये इसका ओरिजिन है, तो यहाँ पे बीच के दोनों के डिस्टेंस है। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस बट सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे जनरली E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को शो करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है उसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे और जनरली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है आइडल चार्ज इनटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। एक प्रोडक्ट होता है किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का और उसके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो गया। और अगर इसकी हम यूनिट निकालें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट E की यूनिट, तो चार्ज की यूनिट हो जाएगी यहाँ पे कूलम और डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर, यानी कूलम मीटर इसकी यहाँ पे यूनिट होगी। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला हम देखें, डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला सबसे पहले चार्ज है, चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास है A1 T1। क्यों? क्योंकि चार्ज को हम लिखते हैं करंट इनटू टाइम और करंट का है डायमेंशन A1 और टाइम का हो गया T1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 T1 और आगे है 2 का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, नहीं न्यूमेरिकल का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता न्यूमेरिकल वैल्यू का। और आगे है A क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्टेंस का होता है L1 यानी लेंथ। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और ऊपर से डाइपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो एक बार फिर से देख लो,
डायपोल मोमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों के प्रोडक्ट को ही हम डायपोल मोमेंट कहेंगे। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलॉम मीटर और डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा A1 T1 एंड L1, A1 T1 एंड L1। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल। किसी भी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यानी अगर हम डायपोल की बात करें तो हमारे पास डायपोल है माइनस चार्ज से लेके प्लस चार्ज के बीच में। तो डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट्स पे निकल सकता है, किसके एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे निकल सकता है और सेकंड वाला निकल सकता है वाई एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी डायपोल पे। तो देखो यहाँ पे हमने एक डायपोल लिया माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के बीच में डायपोल, और इस डायपोल के बीच की डिस्टेंस है वो 2a है, यानी यहाँ पे ओरिजिन को मैं O मान लेता हूँ सेंटर पॉइंट को, ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। अब मुझे एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो आप एक्स एक्सिस पे इस साइड में भी लो या कि कोई भी एक डायरेक्शन आपको चूज करनी है जिस साइड में आपको लेना है। मैं यहाँ पे कोई एक P पॉइंट ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन डायपोल की वजह से, इस P पॉइंट पे, और P पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ये रहेगी। अब आपको इस पॉइंट से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है, क्यू वो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है या जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और आपका आर है वो उस चार्ज और जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हो दोनों के बीच की डिस्टेंस है। आर ये नहीं है, ये जो गिवन है ये नहीं है, आर है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी हमें पॉजिटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्यू से लेकर पी के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे E इक्वल E को E1 नेम देता हूँ कि फर्स्ट की वजह से जो अपना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1, तो E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और r की जगह भी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? देखो टोटल r है, तो ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास r माइनस a, तो यहाँ पे आ जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से, नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसको ले लेंगे E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो आर प्लस ए क्यों आया? क्योंकि पी पॉइंट से लेके माइनस क्यू पॉइंट यानी माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर तक आर होगी, ये बची हुई कितनी ए, यानी ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी आर प्लस ए। तो यहाँ पे आ गया आर प्लस ए। अब आपको क्या करना, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। पहली चीज आप ये लेके चलो। तो दोनों को हम क्या करेंगे? तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो माइनस कर दोगे, माइनस। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, सपोज आपने ऐसा नहीं किया, आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की डायरेक्शन ले रहे हो। हमने चार्ज की डायरेक्शन ले ली, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो मैं यहाँ नेगेटिव ले लेता हूँ। अगर आप चार्ज की डायरेक्शन ले रहे हो और रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? दोनों को प्लस कर दोगे। ये चीज ध्यान रखना है। अगर आप चार्ज की डायरेक्शन यहाँ नहीं ले रहे हो और रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो आप माइनस करोगे, और अगर चार्ज की डायरेक्शन साथ में ली है, जैसे फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, सेकंड में नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू पुट कर देंगे। इवन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस
E2 की हमारे पास वैल्यू है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो नेगेटिव साइन रहेगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, तो ई आर इक्वल टू के क्यू कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास बचा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे साथ में, तो ई रिजल्टेंट इक्वल टू के क्यू कॉन्स्टेंट है, यहाँ से आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, एलसीएम आ गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस वाला कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे बचा हमारे पास आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास बचा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे, ई आर इक्वल टू के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, हम सिंपल मैथ फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra अपॉन, इसको मैं एक साथ लिख दूंगा, आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखो, ई रिजल्टेंट इक्वल टू के क्यू, अब यहां से जो कट रहा है उसको काट दो, पहले नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर, नेगेटिव साइन माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2ra अपॉन, यहाँ पे देखो आर माइनस से आर प्लस ए यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस पे आ जाएगा के क्यू, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 4 2 + 2 4 आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमें इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में चेंज करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं के क्यू, इसको हम लिखेंगे 2a इंटू 2r, 2a इंटू 2r यानी 2 इंटू 2 4 a इंटू r a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे q इंटू 2a, q इंटू 2a क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, क्योंकि p इक्वल टू जानते हैं p इक्वल टू q इंटू 2a, तो यहाँ पे मैं p लिख सकता हूँ, तो ई आर इक्वल टू आ जाएगा के पी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने जब डाइपोल की डेफिनेशन दी थी तो हमने कहा था कि टू स्मॉल चार्ज है, टू चार्ज है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यानी टू चार्ज है वो स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट है और आर है उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट आर इज ग्रेटर देन ए, तो अगर r ग्रेटर देन ए है तो आर ए स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। अगर ए स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ई आर इक्वल टू के पी 2r अपॉन आर की पावर 4, आर की पावर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा लास्ट आंसर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के पी इंटू 2, क्योंकि आर से आर तो कैंसिल आउट हो गया, और अपॉन आर की पावर 3, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम देखें तो यहाँ पे के क्या है, के कांस्टेंट है,
P डाइपोल मोमेंट है और R सेंटर से लेकर, यानी हम जब डाइपोल ड्रॉ किया था, डाइपोल प्लस से लेकर माइनस तक, और ये इसका ओरिजिन था O पॉइंट, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमने जो P पॉइंट लिया था, यानी सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस हमारे पास R थी, तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट ER इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाइपोल के एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड की। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी का अगला पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे था, और नेक्स्ट है इक्वेटर पे बोल दिया, फिर वाई एक्सिस पे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल था। हमने पहले क्या किया था, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से, और फिर दोनों का सम करके हमने रिजल्टेंट निकाला था और हमारे पास आंसर आया था। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन वाई एक्सिस। देखो हमने डाइपोल लिया माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और जो बीच की डिस्टेंस है वो है 2a, यानी ये मैं ओरिजिन में लेता हूँ, ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है, दोनों के बीच की डिस्टेंस a। यहाँ पे y एक्सिस पे P पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी डाइपोल है, और जिसे ओरिजिन से यानी सेंटर से R डिस्टेंस पे P पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब एक चीज़ हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो ये होगी, मैं इसको E1 नेम दे देता हूँ। यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी E1 होगी यहाँ पे इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो इसी सेम डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो प्लस टू माइनस होती है, टूवर्ड्स माइनस होगी, तो ये हो गई E2। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे थीटा एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये भी यहाँ पे थीटा एंगल पे, ये भी यहाँ पे थीटा एंगल पे। तो सबसे पहले हम E1 और E2 दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो E1 अब हमारे लिए कितना हो जाएगा, तो एक चीज देखो, E1 के लिए क्या आएगा कि Q अपॉन चार्ज और उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। तो E1 के लिए हमारे पास ये डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे आपके पास बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, यानी क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलर इस साइड में भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकल गया। तो ये वैल्यू हम आर की जगह पुट कर देंगे, यानी E1 हमारे पास आ जाएगा। और E1 किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से निकाले। तो E1 इक्वल तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन, अब अपॉन में देखो यहाँ पे क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास E1 कितना आ जाएगा, हमारे पास E1 आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम देखते हैं इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड के लिए हमें इक्वेशन सेकंड के लिए करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, कि नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, तो E2 आ जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है, अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, यही बना डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो E1 और E2 यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो आई है वो दोनों सेम है, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो आई है वो दोनों सेम है, यानी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू E। तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट देखो कहाँ से निकलेगा, E1 की डायरेक्शन है अपर साइड, ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, E2 की डायरेक्शन है डाउन साइड और थीटा एंगल के ऊपर दोनों है। तो मैं इसके कंपोनेंट में इस पर तोड़ रहा हूँ, कंपोनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो E1 टू कंपोनेंट में हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के साथ आ जाएगा E1 cos थीटा और परपेंडिकुलर हो जाएगा E1 sin थीटा। देखो E1 cos थीटा E1 sin थीटा। सिमिलर E2 भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो थीटा के साथ आ जाएगा E2 cos थीटा और यहाँ परपेंडिकुलर चला जाएगा E1 sin थीटा। अब अगर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट में देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। क्योंकि हमें पता है कि E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों इक्वल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी E1 और E2 दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में sin थीटा वाला कंपोनेंट, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमें रिजल्टेंट कुछ नहीं मिलेगा। यानी रिजल्टेंट मिलेगा तो सिर्फ यहाँ से कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होता है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होता है। तो सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे देखो E रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम जानते हैं E1 इक्वल टू E2 है, देन हम लिख सकते हैं 2 E1 और E2 की जगह पे मैं E लिख लेता हूँ E cos थीटा। अब E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू आप चाहे E1 ले लो या फिर E2 ले लो, दोनों सेम है। तो E रिजल्टेंट इक्वल टू आ जाएगा 2, E की वैल्यू में लिख देता हूँ KQ अपॉन, देखो स्क्वायर से अंडर रूट तो ये कैंसिल आउट हो चुका था, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब cos थीटा की हमें वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में से एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल में से कोई भी एक ट्राइंगल हो उसमें से cos थीटा की हम जब वैल्यू निकालते हैं cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज PBP अपॉन HSB, तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बन जाएगा A अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई कि A अपॉन R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये वैल्यू cos थीटा की जगह पुट कर देंगे, यानी रिजल्टेंट ER हमारे पास आ जाएगा 2 KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ER इक्वल टू 2 KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस वेट यहाँ पे जब हम रिजल्टेंट की वैल्यू पुट करें थे E की, तो पहले था KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यानी प्लस A स्क्वायर, सिमिलर यहाँ प्लस होगा प्लस A स्क्वायर इनटू में cos थीटा की जब वैल्यू पुट करता हूँ तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पे ER इक्वल टू देखो KQ, 2 को मैं A के साथ में लिख देता हूँ 2A अपॉन यहाँ पे इसकी पावर हाफ और पावर 1 यानी क्या हो गई 3/2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। Q इंटू 2A हमारे पास Q इंटू 2A बन जाएगा P, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं P इक्वल होता है Q इंटू 2A। तो E रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा E रिजल्टेंट इक्वल टू K P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब सेम कंडीशन हमें लगाना है, हमें पता है कि A R के रेस्पेक्ट में A बहुत छोटा है, तो R इज ग्रेटर देन A, देन A स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल
पुट कर देंगे तो ई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट आ जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। उससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपके पास जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आ जाएगा ER इक्वल टू KP अपॉन R3। ये आपके पास फाइनल रिजल्टेंट आ गया, यानी सिंपल ER इज प्रोपोर्शनल टू 1/R3। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करें, एक हमने निकाला था ड्यू टू एक्सिस पे और एक निकाला था ड्यू टू वाई एक्सिस पे। एक एक्स एक्सिस पे था, एक दूसरा है वाई एक्सिस पे। तो हमने जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो फाइंड किया था और उसका हमारे पास जो आंसर आया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो आया था हमारे पास 2kP अपॉन R3। और जो हमने इक्वेटर के ऊपर निकाला है वो इक्वेटर वाला हमारे पास आया है KP अपॉन R3। यानी आप दोनों का रिलेशन देखो तो ये 2 टाइम ट्वाइस है इक्वेटर का, यानी इक्वेटर पे, यानी वाई एक्सिस बोल सकते हो या फिर इक्वेटर बोल सकते हो। तो जो इक्वेटर पे आया हुआ हमारे पास है KP अपॉन R3। दोनों का अगर मैं रिलेशन देखूं तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर। ये दोनों का रिलेशन हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट करना कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहाँ पे जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा। तो देखो यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और अपने पास 2 कंडीशन है। फर्स्ट, अगर मैंने डायपोल रखा है नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव चार्ज, हमने ऐसे डायपोल रखा है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक चीज जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस साइड पे पॉजिटिव है चार्ज होगा और इस साइड में नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डायपोल का नेगेटिव चार्ज है फोर्स की साइड में होगा, इसका फोर्स तो अट्रैक्शन फोर्स इसी साइड में होगा, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा। मैं इसको F1 नेम दे देता हूँ। सिमिलर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होगी, यानी फोर्स की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस तरफ होगी, मैं इसको F2 नेम दे देता हूँ। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 होगा। F1 इक्वल टू F2 क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल के अंदर बोथ चार्ज, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए मैं क्यों से रिप्रेजेंट किया है, दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए ई रहा है, तो मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे F1 इक्वल टू F2। अगर मैं नेट की बात करूं या F रिजल्टेंट की बात करूं, F रिजल्टेंट कितना आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब मैं माइनस कर दूंगा तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा 0, तो फोर्स तो यहाँ पे 0 होगा। अब अगर मैं टॉर्क की बात करूं कि मैंने अब टॉर्क के लिए मुझे इसी किसी एंगल के ऊपर रखना पड़ेगा, तो अगर मैं किसी एंगल पे रख रहा हूं तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो टॉर्क कितना होगा, यहाँ पे एक डायपोल रखा, ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे सेम फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। एक दूसरी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, और हमें पता है कि फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे F1 वो सिमिलर इक्वल F2 है और इक्वल F, और F नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अगर मैं नेट फोर्स निकालूं या रिजल्टेंट फोर्स निकालूं तो F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। सेम है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा यहाँ पे 0 ही होगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2, बट फोर्स तो 0 है बट टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। अब टॉर्क क्या है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स 0 हो सकता है यहाँ पे बट टॉर्क नहीं होगा, हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा हूँ, ये फोर्स होगी और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। अब हम नेम दे देते हैं इसको, ये A पॉइंट है, ये यहाँ पे B पॉइंट और ये C पॉइंट है। AB की डिस्टेंस आपको गिवन है कितना है 2a, और ये यहाँ से थीटा एंगल के ऊपर और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम टॉर्क निकालें तो टॉर्क इक्वल टू
फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं Q इंटू ई है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई BC, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो इसी में देखो साइन थीटा अप्लाई करो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज यानी 2a। तो यहाँ से BC इक्वल टू आ जाएगा 2a साइन थीटा। तो यहाँ टॉर्क में वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास QE इंटू 2a साइन थीटा। अब यहाँ देखो Q इंटू 2a कितना हो जाएगा, Q इंटू 2a डायगोनल मोमेंट, यानी ये आ जाएगा PE साइन थीटा। PE साइन थीटा, ये हो गया PE साइन थीटा। अब यहाँ पे जो टॉर्क अप्लाई होगा वो थीटा पे डिपेंड करेगा कि थीटा यानी एंगल कितना है, जितना एंगल है उसी हिसाब से टॉर्क होगा। कि केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यानी कौन सी कंडीशन आ रही थी, जो फर्स्ट वाली कंडीशन आ रही जब हमने नॉर्मली रखा था। सेकेंड कंडीशन, केस सेकेंड, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90, और एक चीज का आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू, साइन में 90 की वैल्यू ही मैक्सिमम होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इस कंडीशन में टॉर्क हमारे पास आ जाएगा, वो मैक्सिमम रहेगा, और वो है PE। तो यहाँ पे टू कंडीशन बन रही थी, भी बन सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल दो कंडीशन बनेगी। तो एक चीज देखो, स्टेबल वो कंडीशन जहाँ पे वो रेस्ट फॉर्म में रह सकता है टॉर्क, अनस्टेबल वो कंडीशन जहाँ वो टॉर्क रेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा। तो पहली यहाँ पे अगर मैं इसको नॉर्मली रखूंगा तो ये रेस्ट फॉर्म में रहेगा, तो ये हो जाएगा स्टेबल। और अगर सेकेंड में अनस्टेबल की बात करूँ, अनस्टेबल में रेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा, तो अनस्टेबल में कौन सा आएगा, हम केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर रहा हूँ, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट की तो साइन 180 डिग्री वैसे ही 0 जा रहा है, तो इक्वल टू आ जाएगा 0। बट अब ये अनस्टेबल है, और अब ये अनस्टेबल कैसे है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे डायपोल है हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो अब डायपोल ये स्टेबल कंडीशन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इस साइड में कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, या पॉजिटिव ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी सोर्स होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट है, और पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट है, यानी क्या होगा, ये स्टेबल कंडीशन में। बट अगर हम अनस्टेबल कंडीशन की बात करें, तो अनस्टेबल कंडीशन में देखो, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये 180 डिग्री पे, क्योंकि डायपोल के डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये 0 डिग्री पे, ये 180 डिग्री पे। इस कंडीशन में इस साइड में आपको पता है कि पॉजिटिव है, इस साइड में आपको पता है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के पास पॉजिटिव यानी रिपल्शन होगा, और नेगेटिव के पास नेगेटिव, यहाँ पे भी रिपल्शन होगा, तो ये हो गया अनस्टेबल कंडीशन में। तो कभी भी अगर न्यूमेरिकल में स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन आपको मिले, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, स्टेबल मतलब 0 डिग्री है और अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री, इतना ही डिफरेंस है। और अगर टॉर्क मैक्सिमम की बात करें तो टॉर्क मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे PE साइन थीटा। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमने डायपोल के ऊपर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो हमने टॉर्क निकाला कि वो रोटेट होगा, तो जो टॉर्क अप्लाई होगा, अगर मान लो यूनिफॉर्मली कोई मूव कर रहा है तो फोर्स होगा, और एंगुलरली कोई मूव कर रहा है तो उसे हम टॉर्क वर्ड यूज में लेंगे। और टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डायपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो एनर्जी यानी वर्क डन, और मैं स्मॉल वर्क डन की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल है -q से लेकर +q तक यहाँ पे, और वो रोटेट कर रहा है अपनी फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन, फर्स्ट टू सेकंड पोजीशन पे, तो उसने जितना वर्क डन किया है वही क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल टू टॉर्क इनटू स्मॉल डिस्टेंस। अगर स्मॉल वर्क डन है तो सॉरी टॉर्क इनटू डी थीटा स्मॉल एंगल, अगर वर्क डन स्मॉल है तो एंगल भी स्मॉल होगा। सिमिलर है, जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे रोटेट हो रहा है तो फोर्स की जगह हमारे पास आ गया टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, स्मॉल डिस्टेंस आ गया, सॉरी स्मॉल एंगल आ गया। अब यहाँ पे देखो dw इक्वल टू, अब मैं टॉर्क की वैल्यू पुट कर देता हूँ। टॉर्क की हमारे पास वैल्यू है PE sin थीटा इंटू डी थीटा। ये स्मॉल के लिए अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो अब क्या हो रहा है, डायपोल अपनी फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है। सपोज उसकी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन उसकी θ1 है और सेकंड पोजीशन है उसकी θ2, तो वो θ1 से θ2 जा रहा है। तो टोटल के लिए क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन करूंगा वर्क डन के लिए, इंटीग्रेशन PE sin थीटा इंटू डी थीटा, कहाँ से लेकर θ1 से लेकर θ2। तो यहाँ पे W का इंटीग्रेशन हो जाएगा, W का इंटीग्रेशन हो जाएगा, W PE कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 से लेकर θ2 तक sin थीटा डी थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस cos थीटा, यानी W इक्वल टू आ जाएगा PE माइनस cos थीटा, और लिमिट हम लगा देंगे θ1 से लेकर θ2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू PE माइनस cos अपर लिमिट यानी θ2 एंड माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी माइनस cos θ1, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। W इक्वल टू आ जाएगा PE माइनस cos θ2 प्लस cos θ1। इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारे पास वर्क डन आ गया या फिर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आती है कि हमारा जो डायपोल है वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है स्टेबल कंडीशन से, स्टेबल कंडीशन से स्टार्ट हुआ हो, जीरो एंगल से स्टार्ट हुआ, किसी भी एक दूसरे सेकंड एंगल थीटा के ऊपर वो रुक रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कि जीरो स्टेबल कंडीशन से लेकर किसी थीटा एंगल तक अगर वो मूव कर रहा है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पे हम θ1 को उस कंडीशन में मान लेंगे 0 डिग्री, यानी इसको केस फर्स्ट ले लेते हैं, θ1 को 0 डिग्री और θ2 की कोई भी एक थीटा एंगल पे जाके वो रुक रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जनरली यही लैंग्वेज यूज में लेते हैं कि स्टेबल टू 90 डिग्री, स्टेबल टू 30 डिग्री, तो स्टेबल के लिए हम 0 डिग्री मान लेंगे। तो वर्क डन आपका आ जाएगा W इक्वल टू PE, θ1 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, θ2 की जगह में थीटा पुट कर दिया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। ये स्टेबल टू किसी भी एंगल पे मूव होने की कंडीशन में है, स्टेबल टू किसी भी एंगल में मूव होने की कंडीशन है।